तो आज की हमारी जो ये क्लास है 5:45 पर, ये क्लास बेसिकली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर आधारित है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि MSSO ग्रेड सेकंड का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 से लेकर 10 तक का अब हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रतिदिन आप लोगों का प्रैक्टिस का जो समय रहेगा 5:45 PM पर रहेगा। ठीक है, ये पार्ट आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं थर्ड, है ना। पार्ट थर्ड, पार्ट 1 और 2 मैं आप लोगों को करवा के उसकी वीडियो का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आज का ये क्वेश्चन नंबर 41, ये जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में राजस्थान में मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई थी। ये उसका पेपर है और सोशल वर्क का पेपर है। आगामी परीक्षा देखिए UGC नेट का है और KGMU का पेपर है। तो उन परीक्षा में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्न को देखिएगा, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न और RPSC मेडिकल सोशल वर्क का ये 2023 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य में नुकसान नहीं है। मतलब यहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि लाभ है ना, बेनिफिट है। नुकसान का मतलब होता है हानि, है ना। अब देखिए, इनमें पूछा गया कि सोशल ग्रुप वर्क में बेसिकली कौन सी हानि नहीं है। ठीक है, आज 7 PM पर UGC नेट के बच्चों का जो क्लास होने वाला है वो हम लोग बात करेंगे सोशल ग्रुप वर्क पर ही। लेकिन ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, अब फिर हम लोग इसके ऑप्शन पर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पहला ऑप्शन आपके सामने कहता है कि समूह कार्य किफ़ायती और समय बचाने वाला है, क्योंकि एक ही समय में कई पक्षकारों का इलाज किया जाता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस सर। बिल्कुल यस होना सर। चाहिए। यानी ये देखिए, जो सोशल ग्रुप वर्क होता है, ग्रुप वर्क में बेसिकली हम लोग दो या दो से अधिक लोगों को मिलाकर या दो से अधिक सदस्यों को मिलाकर हम लोग एक समूह बोलते हैं, है ना। अब समूह कार्य बड़ा किफ़ायती होता है भाई। एक 1-to-1 सेशन देने के बजाय अगर आप 2-3 लोगों को एक साथ दे रहे हो तो बड़ा अच्छी बात है भाई, क्योंकि वहाँ समय बचत हो जाएगी, रिसोर्सेज की बचत हो जाएगी, टेक्निक का बेसिकली बचत हो जाएगी, कई कई तरीके हैं, कई बेनिफिट्स हैं। तो ये बात तो यहाँ तक सही है। फिर कहता है समय बचाने वाला होता है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि एक ही समय में देखिए कई पक्षकार, आप मेंबर कह लीजिए या आप सदस्य कह लीजिए, है ना, कई लोग एक साथ आ सकते हैं और उनका इलाज किया जाता है। तो ये हुआ लाभ। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य में नुकसान नहीं है। तो ये तो नुकसान नहीं, ये तो भाई फायदे वाली बात है, ये तो अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि पहला वाला ही विकल्प आपका सही हो गया। तो परीक्षा में ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न पढ़ने होंगे और प्रश्न पढ़ के उनकी मीनिंग को समझना होगा, फिर जवाब देना होगा। यदि इसी प्रश्न को जल्दबाजी में करते आप, गलत हो जाता। फिर भी मैं ऑप्शन नंबर 2 भी पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि गोपनीयता प्राप्त करना कठिन है। गोपनीयता प्राप्त करना कठिन है क्योंकि व्यक्तिगत ज्ञान समूह के साथ साझा किया जाता है। ये देखो गलत हो गया। व्यक्तिगत ज्ञान समूह के साथ साझा किया जाता है। और देखो गोपनीयता, अगर मान लीजिए ये तो 1-to-1 का सेशन है, मतलब ये तो सोशल ग्रुप वर्क की फीचर है, उसका बेनिफिट्स है। ये सोशल ग्रुप वर्क नहीं, सोशल केस वर्क का ये फीचर है। ये सोशल केस वर्क का फीचर है, उसकी विशेषता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस प्रक्रिया में ये पॉइंट जो 2 लिखा हुआ है, ये व्यक्तिगत समाज कार्य की बात है। लेकिन व्यक्तिगत समाज कार्य में गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी होता है ना, वहाँ पर। और ग्रुप वर्क में भी गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रायोरिटी उतनी नहीं दी जाती है ग्रुप वर्क में जितना केस वर्क में दी जाती है। क्योंकि फिर बात कर रहा है कि व्यक्तिगत ज्ञान समूह के साथ साझा किया जा सकता है या किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में दूसरा स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा था।
फिर भी मैं आपसे तीसरे स्टेटमेंट पर बात करूंगा, है ना। दूसरा समझ में आ गया है कि नहीं बताइए, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार आसान शब्दों में बता देता हूँ। दूसरा विकल्प समझ में आ सर गया? समझ आ गया है। बिल्कुल। समूह में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। जहां व्यक्तिगत जानकारी साझा की जाती है वो बेसिकली चुनौती हो जाता है, तो इसलिए ये एक प्रकार से अलग दृष्टिकोण बन जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि व्यक्तिगत अवधान, अवधान का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है। तो व्यक्तिगत अवधान गायब हो जाता है, मतलब देखिए मेरा जो पर्टिकुलर ध्यान है वो बेसिकली गायब हो जाता है सोशल ग्रुप वर्क में, ये कह रहा है। और भाग ना लेने वाले सदस्य एकाकी हो जाते हैं। भाग जो नहीं ले रहे हैं ग्रुप में वो बेसिकली अपने आप को अकेलापन या अकेले दृष्टिकोण में वो काउंट हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, देखो जब व्यक्तिगत ध्यान की कमी होती है ना और सदस्य खुद को अलग महसूस करते हैं ना, तो इससे अकेलेपन और अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, और जिसका असर उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए ये भी समूह कार्य के नुकसान में या हानि में नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रश्न ये है कि सामाजिक समूह कार्य में नुकसान नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लाभ है। तो पहला पॉइंट ऑप्शन जो था वो लाभ के दृष्टिकोण में था, लेकिन दूसरे पॉइंट में देखो नुकसान, कि व्यक्तिगत अवधान गायब हो जाता है यहाँ पर, और भाग ना लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो अकेलेपन का और अलगाव की भावना उनके अंदर विकसित हो जाती है, और वहाँ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में हमें गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा होता है, मे भी हो सकता, तो ये क्रियाएं बेसिकली हानि को दर्शाता है, ना कि लाभ को। पॉइंट नंबर 4, उपचार प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए समूह कार्य अक्सर खेल और मनोरंजन में बदल जाता है ना। ग्रुप वर्क ये एक प्रकार की विधि है जो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत इसको शामिल करती है, जहां ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक समूह कार्य मूल्यवान उपकरण हो सकता है, और ये सच है कि कभी कभी यह खेल और मनोरंजन में भी बदल जाता है। ग्रुप वर्क खेल और मनोरंजन में भी बदल जाता है। वास्तविक उपचार की प्रक्रिया और इसमें शामिल व्यक्तियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान में, ठीक है। तो वो चीज़ें बेसिकली जब क्रियाएं मनोरंजन में बदल जाए या खेल में बदल जाए तो वहाँ फोकस की कमी हो जाती है। ग्रुप वर्क क्यों मनोरंजन में बदल जाता है? रीज़न होता है कि वहाँ फोकस की कमी होती है। लक्ष्य उद्देश्य के बिना समूह गतिविधि आसानी से सामाजिकता और मनोरंजन में वो बदल सकती है। जब टारगेट आपका बेसिकली वीक तरीके से हो, टेक्निक वीक तरीके से हो, तो वो एक्टिविटी बेसिकली कमियां, विरोध, साथियों का दबाव, सुविधाओं का अभाव, वो एक्टिविटी को एक प्रकार से कमी की तरफ दर्शाता है, नकारात्मकता की तरफ दर्शाता है, डिक्रीज की तरफ दर्शाता है। जब हम परिवर्तन का विरोध कर देते हैं, जब हम सुविधाओं का अभाव कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति में, है ना, तो उपेक्षा करते हुए कि समूह कार्य अक्सर खेल और मनोरंजन में बदल जाता है। हालांकि हमारा रोल ये होता है लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, है ना। अब ये खेल और मनोरंजन एक विधि है, उस विधि के माध्यम से काम करना। तो अब ये मत सोचिए कि फायदे वाली चीज़ है, ये भी एक प्रकार की नुकसान की एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ आपका 4 वाला भी हट जाएगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, केवल आपके अंडरस्टैंड पर डिपेंड करता है, आप सोच कैसे रहे हो, आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड है ये सवाल, और आप बढ़िया सवाल है ये, और सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 42 के बारे में। फिर देखिए सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य का मानदंड नहीं है? मानदंड नहीं है, समझना बात को। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि रूल रेगुलेशंस का पार्ट यहाँ पे संचालित है, और उन्हें पूछा गया कि भाई कौन सा नहीं है, तो उस दृष्टिकोण में आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। जरा सोचिए और समझकर मुझे जवाब देने का प्रयास करें। 42 का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बोलिए। सर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कह रहे हैं आप, चलो अच्छा। अब मेरी बात को ध्यान से मैडम सुनिए।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह का मानदंड नहीं है? परस्पर निर्भरता। देखिए ये पॉजिटिव शब्द है, मैं आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता है ना। पारस्परिक निर्भरता का शुद्ध हिंदी में हम लोग अननोन श्रेय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेपर में अननोन श्रेय सवाल आता, नाम लिखा होता है, ये शब्द बोला जाता है। इंग्लिश में रेसिप्रोकल का नाम दर्शाते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके के नाम से हम लोग इसको बेसिकली संबोधित करते हैं, या तो आप इसे कह लीजिए कि इंटरडिपेंडेंस शब्द भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ों के बीच में ना परस्पर कोई निर्भरता है, कोई क्रियाएं बेसिकली हम लोग इस पर जो है या स्टडी कर रहे हैं। यदि आप ना जीव विज्ञान या समाज कार्य का अध्ययन करते हैं तो आप उसमें समाज कार्य में अगर आप अध्ययन करेंगे तो लोगों के कल्याण के बारे में बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का कल्याण करना आप एक तो केस वर्क के माध्यम से कर सकते हो, एक तो ग्रुप वर्क और एक कम्युनिटी वर्क के माध्यम से। तो समाज कार्य के अंतर्गत जो ये प्राथमिक प्रणाली है वो एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो क्रियाएं बेसिकली यहाँ पर पहला पॉइंट आपका समूह का मानदंड के रूप में जाना जाएगा, और ये पॉजिटिव शब्द है, ये पाया जाता है। भूमिकाओं और स्थिति का स्वीकृति होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ रोल एंड स्टेटस। देखिए ये तो पॉजिटिव शब्द है मैडम, आपने कहा दूसरा विकल्प बोला था, दूसरा तो पॉजिटिव शब्द है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ भूमिका और स्थिति की स्वीकृति जो होती है सामाजिक मानदंड को संदर्भित करती है मैडम, सामाजिक मानदंड को दर्शाती है वो, है ना। तो जिस मान लीजिए व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है, उसके सामाजिक पद कौन से हैं, स्थितियों के आधार पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये समूह का मानदंड होता है। तो दूसरा पॉजिटिव शब्द है, ये भी आपका ऑप्शन माना जाएगा। देखो अब पॉइंट नंबर तीसरा बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ लक्ष्य और उद्देश्यों का अंतर पूछा गया है। लक्ष्य जो पूछा गया है यहाँ पर एक प्रकार से लक्ष्य और उद्देश्यों का अंतर, इसका मतलब यह है कि डिफरेंस ऑफ गोल और मोटिव, है ना, ये शब्द है। ठीक है, यहाँ जो लक्ष्य और उद्देश्य लिखा हुआ है, गोल्स और मोटिव लिखा हुआ है। और मोटिव शब्द तो आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, है ना, आप भली भांति तरीके से जानते हैं। तो मोटिव शब्द आता है वांछित परिणाम, मतलब लक्ष्य विशेष और वांछित परिणाम या उद्देश्य कह लीजिए, या आप मोटिव कह लीजिए, जिससे आप प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि प्रेरणा के अंतर्निहित कारण या मोटिव है जो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। भाई आपको अगर मैं मोटिवेशन देता हूँ तो आप पढ़ने पर बल देते हो, है ना। तो यहाँ ये क्रियाएं हैं कि लक्ष्य बेसिकली हमें क्या दर्शाता है कि किसी चीज़ को अचीव करने के संदर्भ में, और उसी क्रिया को तीव्र गति से करना या सूक्ष्म तरीके से करना या सक्षम तरीके से करना एक प्रकार का मोटिव या मोटिवेशन जैसे शब्द दर्शाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी में इंक्रीमेंट आ जाती है मोटिव से या मोटिवेशन से, है ना। तो ये आप ये मत समझिए कि जो ये गोल और मोटिव शब्द हैं, ये शब्द बेसिकली समूह मानदंड के पार्ट है, ये नहीं है, है ना। ये तो समूह का मानदंड का पार्ट ही नहीं है। और समूह मानदंड होता क्या है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए, है ना। समूह के मानदंड या समूह मानदंड दर्शाता क्या चीज़ है, मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताऊंगा। किसी समूह को परिभाषित करना या क्लासिफाई करना या उसकी विशेषता को बताना, है ना, समूह की विशेषता बताना या उसका वर्गीकरण करना या समूह को परिभाषित करना या लक्षणों के आधार पर व्यक्ति या वस्तुओं की पहचान करना, वो दर्शाता है समूह का मानदंड, एक प्रकार का रूल रेगुलेशंस। ठीक है, और समूह के मानदंड परस्पर निर्भर होते हैं। भूमिका परिस्थिति को स्वीकार भी करता है, साझा भी करता है, ये डेटा को या मानदंडों को शेयर करता है, उसके वैल्यूज़ के बारे में भी बताता है। लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ गोल और मोटिव था ये अलग है, ये डिफरेंट है टोटली। ये तो एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए मोटिवेशन जैसा शब्द आता है, वहाँ दर्शाता है पॉइंट नंबर 3।
तो पहला, दूसरा, चौथा ये अलग हैं, ये समूह के मानदंड हैं, लेकिन जो तीसरा है गोल्स और मोटिव, ये समूह का मानदंड नहीं है, ये अलग पार्ट है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। अच्छा सवाल था ये भी, और इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। लक्ष्य कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई नया कौशल सीखना है, या नया घर खरीदना, ये हमारा लक्ष्य है, या हमें नेट जेआरएफ या हमें केजीएमयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य के लिए मैंने आपके लिए व्यक्तिगत विकास पर बल दिया, आपकी उपलब्धि की भावनाओं को समझकर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के मोटिवेशंस भी प्रोवाइड कराए, आपकी सामाजिक संबंध को बढ़ावा भी दिया मैंने, है ना, मोटिवेट भी किया, आपको तत्पर किया, या आप तत्पर हुए स्वयं से, उस क्रिया को दर्शाया जाता है मोटिवेशन से। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही आसान सा सवाल 43, और आज जवाब भी आपको पता होगा। बताइए जरा एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 का। थ्री का सही विकल्प क्या होना चाहिए? प्रवेश यानी इनटेक, या स्टडी यानी अध्ययन, और सामाजिक निदान यानी सोशल डायग्नोसिस, उपचार यानी ट्रीटमेंट, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, टर्मिनेशन यानी समाप्ति। यानी आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये करेक्ट है। इनटेक का मतलब भर्ती होता है, और ये मैंने आप लोगों को नोट भी करवाया है ना। तो अध्ययन तो पहले आएगा नहीं, समाप्ति के बाद मूल्यांकन होने का कोई रोल ही नहीं बनता है, मूल्यांकन के बाद समाप्ति होता है कि नहीं। प्रवेश चलो यहाँ पे शुरुआत में था, अध्ययन था, निदान था, उपचार था, समाप्ति थी, और मूल्यांकन। अध्ययन, निदान, उपचार, समाप्ति पहले कर दिया, मूल्यांकन बाद में कर दिया, यानी ये भी गलत हो गया। अध्ययन तो भाई यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि प्रवेश पहले होना चाहिए था। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 44, आवाज वगैरह क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज। यस सर। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब आप मुझे बताइए कि व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया। सवाल एकदम मैच कर रहा है इससे लास्ट वाले सवाल का जो आपने बात किया है। 44 बताइए प्रक्रिया क्या होना चाहिए? पहला प्रवेश, अध्ययन, निदान, लक्ष्य का गठन, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति। बिल्कुल सर, आपने सही जवाब दिया। यहाँ पर अगेन आपका ऑप्शन नंबर जो गया है इस सवाल का पहला नंबर। तो 43 नंबर का क्वेश्चन और 44 नंबर का क्वेश्चन दोनों सिमिलर थे, कुछ अंतर या कुछ डिफरेंट नहीं था, केवल यहाँ लक्ष्य का गठन लिख दिया है। ठीक है, बस निदान और उपचार के बीच में लक्ष्य का गठन लिख दिया है, इतना चीज़ें बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 में एच पार्लियामेंट के द्वारा व्यक्तिक समाज कार्य में पीएस का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं 4 पीस की अवधारणा की, उसी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, आपको 4 पीस पार्लियामेंट का ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है, पहले में भी है आपका और तीसरे में भी है। ठीक है, व्यक्ति की कई समस्याएं या मुद्दे होते हैं, ये तो बेसिकली पार्ट होगा ही नहीं, इसलिए 4 को आप हटा दीजिए। परामर्श होगा भी नहीं, या तो पहला या तो तीसरा होगा सही 45 का। दूसरे नंबर पे आता है कि समस्या, हाँ, एक स्थान पर पर्सन हो गया पहला, दूसरा हो गया प्लेस पे आ रहा है आपका। ठीक है, तीसरा पेशेवर रूप में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, बेसिकली वहां पर क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, यानी उसकी एक प्रकार की मदद कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है, वो प्लेस पे कर रहा है, यानी आपका स्थान हो, सॉरी ये देखिए प्लेस तो आपका दूसरा हो गया, पहले प्रॉब्लम, सॉरी पर्सन, फिर प्लेस, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, यानी जो पेशेवर के रूप में आया वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता उसकी मदद किया, प्रॉब्लम की, उसकी समस्या का समाधान किया। फिर लास्ट में उसका क्या बन जाता है, एक प्रक्रिया का पालन करना। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है,
तो ये 4 पीस हैं और इसको देखो मैंने क्रम में भी बताया है अभी आपको हाल ही में। नेट के जो बच्चे थे उनको मालूम होगा, हालांकि केजीएमयू के बच्चों को भी पता है, ऐसी बात नहीं है। 4 पीस मैंने उनको भी पढ़ा चुका हूँ। समस्या समाधान के उपागम में इन्होंने 4 पीस शब्द दिया है। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए आजकल ये से प्रश्न भी आते हैं यूजीसी नेट का, तो ये फेमस समझो एक प्रकार से तरीका है कि भाई पूछा ही जाता है, लेकिन केजीएमयू में भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो सवाल अभिकथन और कारण के रूप में है। कारण का मतलब होता है तर्क। तो अभिकथन कह रहा है कि प्रभावी समूह कार्य एक कुंजी है ना। प्रभावी जो ग्रुप वर्क होता है वो एक कुंजी है। तो प्रभावी समूह कार्य की कुंजी कार्यकर्ता के पास होती है ना, कार्यकर्ता के पास होती है। क्या ये इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? जी सर। बिल्कुल होना भी चाहिए सर आप लोगों को। और सही दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो ये पहला वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए एक लाइन में। इसका कहने का भाव है कि व्यक्तिगत समूह या व्यक्तिगत कौशल और योगदान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो समूह कार्य की सफलता कार्यकर्ता या टीम लीडर के द्वारा प्रदान की गई प्रभावी सुविधा और मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। तो मार्गदर्शक होता कौन है? वो कार्यकर्ता होता है, इसलिए हम उसको प्रभावी ग्रुप वर्क बोल के कहते हैं कि एक प्रकार की उसकी कुंजी है, एक कीवर्ड्स है उसके पास, है ना। तरीका बहुत है, ट्रम्प कार्ड आप कह लो की बजाय कुंजी की बजाय, कि वो कुंजी जो है कार्यकर्ता के पास होता है उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। तर्क कहता है कि कार्यकर्ता जो होता है समूह के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। लो, उत्तरदायी होता है कि नहीं होता भाई? गलत है सर। बिल्कुल, उत्तरदायी तो होता है, ये तो गलत हो गया। कार्यकर्ता समूह के मार्गदर्शन में, देखो कार्यकर्ता क्या, आप कार्यकर्ता हो, आप कार्यकर्ता हो, आप ग्रुप वर्क में मार्गदर्शन और हेल्प के लिए उत्तरदायी नहीं हो क्या? आप बहुत उत्तरदायित्व है, आपको ग्रुप को मार्गदर्शन देना है, उसकी मदद करना है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ये आपका रोल है। ठीक है, तो तर्क में यहां पर आपका ये गलत पॉइंट आ गया। तो अब ऑप्शन को ढूंढेंगे तो देखिए ये सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये सवाल आपका सही है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है इस सवाल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अब सूची 1 सूची 2। सूची 1 जो है ये सिगमंड फ्रायड के अवस्था है। सूची 2 में आपने इरिक इरिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। इरिक इरिक्शन की ये अवस्था है। हालांकि इरिक्सन ने कुल 8 अवस्था दिया है और सिगमंड फ्रायड ने कुल 5 अवस्था दी है। अब आपको ये मैच करना है कि मौखिक अवस्था सिगमंड फ्रायड के इरिक इरिक्शन की कौन सी अवस्था से मैच करती है ना। तो ये मैच करती है विश्वास बनाम अविश्वास से। और गुदा अवस्था जिसको हम एनल स्टेज बोलते हैं, ये इरिक इरिक्शन की किस स्टेज से मैच करती है? तेज स्वायत्तता, भ्रम या संदेह मैच करती है। जननांग अवस्था सिगमंड फ्रायड की है, ये किससे मैच करती है? तो आपको कहना होगा आत्मबल एवं दोष। और प्रसूति अवस्था जो होती है ये उद्योग बनाम जो है न्यूनता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पढ़ा रखा है मनोसामाजिक विकास की अवस्था, इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास की अवस्था में आपको 8 अवस्था पढ़ने को मिलेगी। और उसको जो शुरुआती क्रम से 4 आते हैं और जो 4 सिगमंड फ्रायड की 4 आते हैं शुरुआती, वही मैच करना है इसमें। ठीक है, वही आपको मैच करने हैं। और सही विकल्प के रूप में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यह ऑप्शन नंबर 4 ही सही विकल्प होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, ये व्यक्तिगत समाज कार्य से सवाल है। 48 अभिकथन कहता है कि सामाजिक व्यक्ति कार्य निश्चित मानव कल्याण संस्थानों द्वारा व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक प्रक्रिया है। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? बताइए कि जो केस वर्क होता है वो निश्चित मानव कल्याण संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों की सहायता की जाती है। बताओ, सहमत हैं आप इस बात से? ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? सही है सर। सही है, सही है, सही है सर। बिल्कुल सर, सही है। तर्क क्या कहता है?
यह व्यक्ति को उसकी समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करता है। ये भी सही है। या व्यक्ति सही का सही उसकी ये भी समस्या सही से है। अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करता है, यानी ये भी सही है। हम्म, अब देखिए, ऐसे सवालों में कभी कभी व्याख्या पूछता है और व्याख्या नहीं भी पूछता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे कंडीशंस में करना क्या है। तो आप ऑप्शन, एक सवाल समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा, म्यूट होके बहुत अच्छे से समझिएगा इस सवाल को। आपको क्या करना चाहिए, जैसे ऑप्शन आप देख रहे हैं 1 2 3 4। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि बी ए आर दोनों सही है, ठीक है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है, आर का मतलब क्या है, ये तर्क, तर्क जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है इसकी। दूसरे ऑप्शन में कहा कि दोनों सही हैं वस्तुतः या परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दूसरा है। अब सुनिएगा, आपको पहचान कैसे करनी है कि व्याख्या हो रही है व्याख्या नहीं हो रही है, ये थोड़ा सुनिए। आप ना यहाँ पे कहा ऑप्शन नंबर ए में कि आर ए की सही व्याख्या है, तो हमें आर पहले पढ़ना है। आर जो है, ये आर, यह व्यक्ति को उसकी समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करता है, व्यक्ति की समस्या का, क्योंकि क्योंकि सामाजिक व्यक्तिक कार्य निश्चित मानव कल्याण संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए। तो देखिए, जब स्टेटमेंट सही तरीके से एकदम बैठ रहा है, बैठने का मतलब यह है कि सही तरीके से सुटेबल बन रहा है, तो वो व्याख्या बन गई, पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप ये मत समझिएगा कभी भी कि यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है और यहाँ पर व्यक्तिक कार्य लिखा हुआ है, लाओ तो मैं इसकी व्याख्या कर दूँ। यहाँ तो मान लो चलो सही हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट में करते हैं और भी एग्जामों में करते हैं, जो कि वो गलत जवाब है। ये तरीका नहीं होता है ना, अलग अलग बन सकते हैं। दूसरी बात, ये जो तर्क लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड, यही इसी शब्द से रिलेटेड, इसी परिभाषा से रिलेटेड ऊपरी वाली लाइन होनी चाहिए, यानी ए होना चाहिए। यदि ए है तो समझिए इसकी व्याख्या है, अन्यथा व्याख्या नहीं है, ठीक है। अगर है तो समझो व्याख्या दे रहा है। तो यहाँ तो व्याख्या है, क्योंकि एक व्यक्ति की समस्या है, उस समस्या को निपटने के लिए उसकी मदद करता है। तो हम अगर एक व्यक्ति को खुद लिख रहा है, यहाँ पे व्यक्ति लिख रहा है, समूह लिखता तो नहीं होता, समुदाय लिखता तो नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति लिख रहा है। और व्यक्ति आता ही है केस वर्क में, व्यक्ति आता ही केस वर्क में, इसलिए यहाँ पर व्याख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे आप और भी सवाल देखेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को जरूर ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है भाई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 49 का सवाल भी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर जानना चाहूँगा। सर ये अविनीश कौन है, इसको प्लीज म्यूट करा दीजिए। कौन है भाई, नाम बताओ। ये अवनीश है, अवनीश शायद। अविनीश है सर, इसको प्लीज म्यूट करा दीजिए। अच्छा, अवनीश भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अवनीश सविता, म्यूट तो है ये, म्यूट रहिए, चलो। अभी किया है अभी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिए जरा एक बार क्वेश्चन को, आपके सामने ये सवाल दिया गया है, जरा जवाब मुझे बताइए। देखो, ये तो या तो जिन बच्चों ने पढ़ा है ये वो बता देंगे, और जिनने नहीं पढ़ा है तो आज यहाँ पे देख लेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसका कंटेंट आपको जानते हैं कहाँ पर मिलेगा? इसका कंटेंट आपको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की MSW की पुस्तक में मिलेगा, ठीक है, जहां आपको टॉसलैंड रिवास का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें आपको नॉर्दर्न करलैंड का नाम, गरलैंड, जोन्स एवं कोलंडनी का नाम, ट्रेकर का नाम, कैलिन का नाम, टकमैन का नाम, वेल्स का नाम, कई विद्वानों का नाम वहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस सवाल में अगर मैं आपसे बात करता हूँ टॉसलैंड, है ना, और जो है रिवास का नाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट IMP कर रहा हूँ। इस सवाल में इन्होंने 2001 में कुल 4 अवस्था के बारे में बताया था। एक का नाम था, उन्होंने जो बताया था वो नाम था समावेशन दिशा निर्देशन, समावेशन दिशा निर्देशन, ठीक है।
अब ध्यान सुनिए, दूसरा इनका था एक अनिश्चित या अनिश्चितता पर्यवेक्षण। ये नॉर्दर्न का नाम है, यहाँ पे टोसलैंड का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, नॉर्दर्न का नाम, नॉर्दर्न का नाम। पहला हो गया समावेशन, दूसरा होगा अनिश्चितता, तीसरा हो गया पारस्परिकता और लक्ष्य, पारस्परिकता और लक्ष्य तीसरा, और चौथा हो जाएगा विभाजन समापन, विभाजन समापन। नॉर्दर्न ने 2001 में भी बताया था। ठीक इन्हीं की तरह टोसलैंड और रिवॉस का नाम भी देखने को मिला समूह की गतिशीलता और कार्यप्रणाली को समझने के अवस्थाएं। 4 प्रकार की अवस्थाएं थी। एक था संचार और अंतःक्रिया का प्रतिरूपण, दूसरा था समूह एकजुटता, तीसरा था समूह नियंत्रण, चौथा था समूह संस्कृति। ये 4 अवस्थाएं हैं जिन्होंने ग्रुप वर्क की अवस्था के नाम से जाना गया था। और हम चाहेंगे ये चारों अवस्थाओं के अलावा नॉर्दर्न का नाम, टकमैन का नाम, ट्रेकर का नाम भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए, यानी ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली समूह गतिशीलता और कार्यप्रणाली को समझने के लिए इन्होंने 4 प्रक्रिया बताई थी। एक बताया था संचार और अंतःक्रिया का पैटर्न, दूसरा बताया था सामंजस्य, सामंजस्य को ही समूह एकजुटता बोला जाता है, ठीक है, दोनों चीज़ें बोली जाती हैं, बात दोनों एक ही है, सिमिलर है, अलग नहीं है। तीसरा बोला गया था सामाजिक एकीकरण और प्रभाव, और चौथा बोला गया था समूह संस्कृति। जो सामाजिक एकीकरण और प्रभाव है उसी को समूह नियंत्रण से भी हम लोग संबोधित करते हैं। अब इनका एक एक लाइन में परिभाषा सुन लीजिए, ये होता क्या है। संचार और अंतःक्रिया का जो प्रतिरूपण होता है, जो पैटर्न होता है, इसका मतलब ये है कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ किस प्रकार संवाद करते हैं और किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है। तो समूह के भीतर सूचनाओं का प्रवाह कैसे देखा जाता है, ये हम लोग पहले स्टेप में देखते हैं। संवाद कैसा कर रहा है, अंतःक्रिया कैसी है, उसके भीतर प्रवाह कैसा है, इस तरीके का शब्द आता है क्वेश्चन मार्क वाला। दूसरा शब्द आता है समूह एकजुटता, या आप कह लीजिए सामंजस्य। या समूह के सदस्यों के बीच ना, जैसे समूह में सदस्य होते हैं उनके बीच ना विद्यमान कुछ बंधन होते हैं, उसकी मजबूती और इस बात को दर्शाता है कि किस सीमा तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एकजुटता महसूस कर रहे हैं। किस सीमा तक वो सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं, और ये क्रियाएं कब तक रहेगी, ऐसा महसूस या फीलिंग जैसे शब्द भी सामंजस्य में आता है। मतलब कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं हम लोग, आपस में ग्रुप में ही है समझो, है ना। अब हम लोग किसी भी, कोई भी बच्चा अगर किसी भी प्रॉब्लम में आता है तो हम उस प्रॉब्लम को हम सभी लोग मिल के सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है भाई कि उस समूह के सभी सदस्य आपस में एक प्रकार के हेल्प कर रहे हैं या एक दूसरे से कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो समूह एकजुटता का पार्ट होता है। समूह नियंत्रण कह लीजिए या सामाजिक एकीकरण और प्रभाव कह लीजिए। तो समूह के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं, उनके भीतर प्रभाव, गतिशीलता क्या है, सीमाएं क्या है, स्वीकृति क्या है, मूल्यवान किस तरीके की चीज़ें हैं, है ना, ताकि जो भी अवांछनीय व्यवहार बन रहा है या उत्पन्न हो रहा है ग्रुप में उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग में लाया गया है। चौथा आता है समूह संस्कृति। अब देखो समूह में ना कई सदस्य हैं, कई समाज के हो सकते हैं, कई धर्मों के हो सकते हैं, इसलिए साझा होना चाहिए वैल्यूज़, मूल्य, मानदंड, उपेक्षाओं को यहाँ पे संदर्भित करना पड़ेगा हम लोगों को। तो समूह के व्यवहार और कार्यप्रणालियों को एक प्रकार का आकार देता है। हमें हर एक धर्मों का, हर एक रीति रिवाज, परंपराओं का, ठीक है, सम्मान करना चाहिए ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि हमें उनको सम्मान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए तो ग्रुप में। तो इस संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग किया गया है समूह संस्कृति को। तो सही विकल्प देखिए, एक तो सी हुआ है, फिर डी हुआ है, फिर उसके बाद ई हुआ है, फिर जी हुआ है। तो सी डी ई जी ऑप्शन नंबर जो 4 वाला है ना, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था, इसका पीडीएफ भी मेरे पास है और आप लोगों के पास भी होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तब बताइएगा, हम शेयर कर देंगे इसकी पीडीएफ, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम चाहेंगे इस सवाल को आप लोग ध्यान भी रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, यानी 50 नंबर का सवाल ग्रेस कोयले महोदय का सवाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे शाम को 7 PM पे ग्रुप वर्क, वहाँ पर उद्देश्य ग्रेस कोयले का नाम ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई, 7 बजे वाले। देखो सवाल पूछा गया है, जरा बताइए कि सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य कौन सा है इसमें। तो भाई एक तो व्यक्तियों की ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ये बात तो है, सही है। फिर उसके बाद दूसरा है व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के साथ समायोजन प्राप्त करने में उसकी मदद करना, यानी ये भी पार्ट है। तो आप दोनों सही है सर। जो तीसरा है ये वाला है कि नहीं, दोनों यहाँ सही पर है। आपका 50 का जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 लेते हैं। 51 देखिए क्या है। कभी कभी कुछ इंग्लिश हिंदी जो है टफ होती है, तो हम चाहेंगे उसकी इंग्लिश आप लोग देख लिया करो। ठीक है, अब सवाल में ये पूछा गया कि समूह कार्य या कार्य समूहों से संशक्ति, ठीक है, संशक्ति यहाँ पर बोला गया संशक्ति। अब संशक्ति को या उसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं, इसे कोहेसिवनेस शब्द कह सकते हो, या आप संशक्ति को एक और हिंदी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एकजुटता बोल सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे शब्दों से आप संबोधित कर सकते हो संशक्ति। एक साथ चिपकने का जो गुण होता है, एक जैसा सिमिलर जो क्वालिटीज़ होती हैं, उस क्रियाओं को हम लोग संशक्ति कहते हैं या एकजुटता। एकजुटता का मतलब होता है सामंजस्य। अभी मैं ऊपर पढ़ाया था आपको एकजुटता के बारे में, रिवॉस के बारे में बता रहा था, 2001 का जो स्टेप था वहाँ बताया था सामंजस्य। तो सामंजस्य का बेसिकली समूह की एकता बनाए रखने की बात करता है, मतलब ग्रुप में एक साथ बातें शेयर वगैरह हो, एक दूसरे से लोग सीखें, एकताएं बनी रहें, इस तरीके की बात होती है। तो पूछा कि आप बताइए संशक्ति के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं इसमें। तो श्रमिकों को संतुष्टि और उच्चतर उत्पादकता, तो ये देखो एकजुटता दर्शाता है, एकता दर्शाता है, संशक्ति दर्शाता है, पहला वाला पॉइंट, यानी ये सही है। दूसरा है कम श्रम आवर्त और अनुपस्थिति। अनुपस्थिति तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। और पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया है लो लेबर टर्नओवर, लो लेबर टर्नओवर, इसे हम लोग कहेंगे कम श्रम आवर्त, कम उत्पादन। हाँ, आप इसका मतलब सर समझिए कि कर्मचारी ना कंपनी के साथ लंबे समय तक अगर बना है, ठीक है, अगर कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक बना है, तो उस शब्दों को हम लोग संबोधित करते हैं श्रम आवर्त से या लेबर टर्नओवर से, उस क्रिया को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो कम श्रम टर्नओवर का मतलब है ऐसी स्थिति से जहां कर्मचारियों द्वारा एक विशेष अवधि के भीतर, विशेष अवधि का मतलब मान लीजिए 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जॉब कर रहे हैं आप, ये विशेष अवधि हो गई, एक विशेष अवधि के भीतर अपनी नौकरी छोड़ने की संभावना को कम करती है। हालांकि जैसे ये तो मैंने जॉब का वर्किंग डेज का बता दिया, बेसिकली जैसे अभी राजस्थान में एक वैकेंसी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर, संविदा पर, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था PDF उसका नोटिफिकेशन, है ना, संविदा पे राजस्थान में वैकेंसी निकली गई है। अब मैंने आपसे कहा कि कम श्रम टर्नओवर का मतलब ऐसा है कि कोई मान लीजिए टारगेट रखा साल भर के अंदर कि भाई ये चीज़ें हमें करना है उत्पादित, जहां कर्मचारियों के द्वारा एक विशेष अवधि बताई गई 1 साल की, और उसी 1 साल के भीतर के अंदर ही अपनी नौकरी छोड़ने की संभावनाओं को वो कम कर देती है। अगर भाई बढ़िया काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका वो कम कर देता है। अच्छा, अगर आपका प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में तो वो प्रोडक्ट बेसिकली और आने की संभावनाएं हैं उसका। ठीक है, तो कम श्रम आवर्त इसी शब्द को दर्शाता है। किस शब्द को दर्शाता है कि एक विशेष अवधि के भीतर अपनी नौकरी छोड़ने की संभावनाओं को कम करता है, और वो कम श्रम आवर्त को दर्शाता है। वो इस बात को ध्यान रखिए। और एक शब्द यहाँ पे दर्शाया गया है जो है एबेंसन टाइज्म शब्द।
तो ये इसका मतलब होता है एक प्रकार से अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, यानी कार्यस्थल पर अनुपस्थिति, ऐसे शब्द को दर्शाता है ये, है ना। अनुपस्थिति किसी अच्छे कारण के बिना कर्तव्य या दायित्व की अनुपस्थिति का एक अभ्यस्त पैटर्न होता है ना, अनुपस्थिति। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, संशक्ति के रूप में अगर हम बात करें, सामंजस्य बना रहे हैं, सकारात्मक सामंजस्य, तो परिस्थितियां वहाँ पर अनुपस्थिति की कम बनेगी और लेबर टर्नओवर की परिस्थितियां भी वहाँ पे आपके सामने कम बनेगी। तो ये ना एक ग्रुप वर्क में एक शब्द है, संशक्ति सामंजस्य शब्द है, उस शब्द को डिफाइन किया गया है इस सवाल में। और विकल्प में आपको बता दूं मैं, तीसरा सही होगा क्वेश्चन नंबर 51 का, है ना, ये शब्द है। और मैं चाहूँगा कि इस सामंजस्य शब्द की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो आप सभी लोग इस क्रिया को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे, अन्यथा फिर आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं तो मिल सकती है अगर आपको ये शब्द पता नहीं है तो समान हितों और लक्षणों या उद्देश्यों वाले लोगों के बीच में एकता की भावना जहाँ व्यक्त होती है, किसकी भावना? एकता की भावना, वो संशक्ति दर्शाती है। बस इस बात को ध्यान से सुनिएगा या ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देख लीजिए एक बार, गलत कथन को इंगित करिए। इसमें 4 पॉइंट हैं और गलत को दर्शाना है हमें। इसमें गलत कौन सा है? 4 पॉइंट में इसमें गलत कौन सा है, ये स्टेटमेंट आपको दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो देखिए पहला पॉइंट, एक समूह के भीतर संशक्ति, मतलब समझ में आ गया होगा संशक्ति, अब तो सामंजस्य, एकजुटता, एकता होता है। तो एक समूह के भीतर एकता होती है, ये बात सही है। समग्र समूह वातावरण स्थापित करने में सहायता करती है, ये बात सही है, गलत है? बताओ। पहला तो सही हो गया भाई, एक ग्रुप के अंदर देखिए सामंजस्य होता है, समूह वातावरण स्थापित करने में मदद भी करता है, और ये सही बात है। दूसरा विकल्प देखिए, समूह वातावरण के अपेक्षाकृत अस्थायी स्वर और समूह अंतःक्रिया की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। ग्रुप का जो वातावरण है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, फिक्स होता है। यहाँ देखो, अगर हम अस्थायी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस शब्द में देखो स्वर का मतलब टोन है, टोन एंड समूह अंतःक्रिया की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। तो जो भी वातावरण अस्थायी होगा, फिक्स होगा, वो कहीं ना कहीं अंतःक्रिया की गुणवत्ता को दर्शाएगा, मतलब उसकी एक्टिविटी की, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा। तो ग्रुप में देखो क्वालिटी बताई जाती है, क्या ग्रुप की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं ग्रुप में। तो मेरा कहने का ये स्टेटमेंट है या कथन है कि समूह जलवायु, समूह बातचीत की अपेक्षा अस्थायी स्वर और गुणवत्ता को संदर्भित करती है, सटीक इन्फॉर्मेशन देती है। तो समूह के भीतर ना समग्र वातावरण और भावना का वर्णन करना, जो इस बात से आकार लेता है कि सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, है ना, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नज़रिया है उसका। तो अब ये ग्रुप की गुणवत्ता है, उसका देखने का तरीका, उसके टोन, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, ये एक अस्थायी वातावरण में देखने को मिलता है समूह के अंदर। और ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है फिर वहाँ पर। तो ये भी स्टेटमेंट दूसरा वाला भी आपका सही है। समूह के अंदर संशक्ति पाई जाती है, सामंजस्य पाया जाता है, समूह को कई लाभ भी पहुँचाती है। देखो ये तो भाई एकजुटता है, सामंजस्य, यानी तीसरा भी तो एकदम क्लियर शब्दों में यस है। चौथा देखिए, समूह संशक्ति स्वतः, सामंजस्य कहता है स्वतः डेवलप हो जाती है। चलो एक तरीके से मानते हैं, स्वतः तक तो सही है। संघर्ष रहित समूह को प्रदान करती है। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि जो संघर्ष रहित नहीं होता है, जैसे सुनिए, जो संघर्ष रहित का मतलब होता है ना से, संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसे शब्द से। तो जहाँ संघर्ष नहीं होगा समूह, वहाँ संशक्ति होती है, कह रहा है, वहाँ एकजुटता होती है जहाँ संघर्ष नहीं होती है। क्या ये आपके नज़रिए सही है? जहाँ संघर्ष नहीं रहेगा वहीं एकजुटता रहेगी, वहीं सामंजस्य रहेगा, वहीं एकता रहेगा क्या? भाई ऐसा भी तो हो सकता है, यदि जहाँ संघर्ष है वहाँ भी एकजुटता रह सकती है। बात समझ में शायद नहीं आई आप लोगों को।
फिर से सुनिए, अगर नहीं समझ में आई बात को सुनिए। मैंने आपसे कहा जैसे हम लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, हम लोगों के ग्रुप में बेसिकली संघर्ष एक दूसरे से बच्चे उसके बीच में है। भाई सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ताकि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो हम लोग आपस में एक प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं आपस में, ठीक है, नौकरी पाने के लिए या जॉब पाने के लिए, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, क्या हम लोगों के अंदर में एकजुटता नहीं है, सामंजस्य नहीं है? यस। है। अब सुनो, जब है संघर्ष भी है और संशक्ति भी है, ये बात सही होता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं संघर्ष रहित है। अब मैं दूसरा यहां पे दे रहा हूं बात, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हम लोगों के ग्रुप में संघर्ष नहीं है, मतलब समझो निर्जीव। संघर्ष ना होने का मतलब पशुवत व्यवहार। संघर्ष तो भाई करना चाहिए, अपने जीवन में संघर्ष होना चाहिए। तो अगर संघर्ष रहित अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ कह रहा है कि समूह संशक्ति स्वतः बेसिकली क्या है, उसको प्रोवाइड करा देता है, यानी सामंजस्य बना देता है। आपके ग्रुप में संघर्ष नहीं है, आपसे कहता है एकजुट हो जाइए सभी लोग फटाफट, है ना, सामंजस्य बना लीजिए, ठीक है। तो समूह संशक्ति स्वतः संघर्ष रहित समूह को प्रदान करती है, जो कि ये गलत है। संशक्ति प्रोवाइड वहाँ होती है जहाँ क्रियाएं संघर्ष सहित होती है, ना कि रहित होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों के बीच में संघर्ष सहित कार्य हो रहे हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और एकजुटता भी बनी हुई है, सामंजस्य बना हुआ है, संशक्ति बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ गलत लिख दिया है। सवाल यही था कि निम्न में से बताइए गलत कथन कौन सा इंगित किया गया है, तो गलत लिखा गया है पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। इसलिए आपका ये वाला पॉइंट सही है, चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, बस अंडरस्टैंड पर डिपेंड है, कहीं ना कहीं चीज़ें समझना है आप लोगों को बस। अब देखिए ये बेसिकली आपके सामने ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल्स हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। अब आपको प्रश्न पढ़ के ढूंढना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल्स है। 53 में सवाल कहता है कि जो व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तियों को स्वयं को समझने में मदद करने का प्रयास करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के प्रति उनके व्यवहार को संशोधित करने में उनकी सहायता करते हैं, तो उपर्युक्त वाक्य निम्न में सामाजिक समूह कार्य के कौन सा सिद्धांत मैच हो रहा है? निरंतर समूह या दो सर पहला। हाँ, तो पहला या दूसरा हो सकता है। नहीं, पहला केवल सही, पहला सही पहला है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि निरंतर व्यक्तिगत जो व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, निरंतर सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत, उसकी परिभाषा लिखी हुई ऊपर कि उसे व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकारना है। और व्यक्तिकरण का सिद्धांत मैंने केस वर्क में बढ़ाया है, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अलग होता है व्यक्तिकरण में। तो यहाँ तो कहता है व्यक्तिगत क्षमता और विकास में अंतर को स्वीकारता है, और ये बात सही है, चलो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। कहता है व्यक्तियों को स्वयं को समझने में मदद करने का प्रयास करता है और विशेष आवश्यकता वाले जो लोग हैं उनके लिए व्यवहारों को संशोधित करके उनकी मदद कर रहा है। जो पर्टिकुलर विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति है, उस व्यक्ति के व्यवहार में संशोधन करके उसकी मदद की जा रही है, टेक्निक वगैरह, सिद्धांत वगैरह या बिहेवियर वगैरह में बदलाव करके, संशोधन करके उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, तो वो क्रियाएं निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत करती है। सही जवाब है पहला वाला, है ना। आज या तो कल हम लोग डिस्कस भी करेंगे समूह कार्य के प्रिंसिपल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, क्वेश्चन नंबर 54 है भाई, आपको बताना है 54 में क्या जवाब होगा। 3 नंबर थर्ड आसान था, बिल्कुल भी आपने सही जवाब दिया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि
हमें आइडेंटिफाई करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो हमारे परीक्षाओं में या तो इनोवा लिखा हुआ मिलता है या तो इसकी जगह एक और शब्द मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन शब्द, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन शब्द भी और इनोवा टेस्ट भी, ये बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी जानते हैं कौन कौन सा होता है? पहले आता है मीन, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखेंगे, है ना। मीन का मतलब होता है माध्य, किसी डेटा सेट का औसत होता है, इसको हम लोग एवरेज के नाम से भी जानते हैं। मीडियन क्रमबद्ध डेटा सेट के मध्यमान होता है, बीच की जो संख्या होती है मीडियन दर्शाती है। और बहुलक डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, उसे हम मोड कहते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? यह एक ऐसा माप है जो डेटा माध्य से कितना फैला हुआ है, यानी ये डेटा कहाँ तक फैला हुआ है उस क्रिया को दर्शाता है। मेजरमेंट ऑफ हाउ स्प्रेड आउट ऑफ द डेटा इज़ फ्रॉम द मीन, वो दर्शाता है, ठीक है, उस क्रिया में। और एक होता है एनोवा टेस्ट, और एनोवा टेस्ट होता क्या है? वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब विचरण का विश्लेषण होता है। ये एक सांख्यिकी परीक्षण होता है, ये एनोवा टेस्ट सांख्यिकी परीक्षण, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एनोवा जो होता है दो तरीके का होता है, वन वे एनोवा होता है, टू वे एनोवा भी होता है, दो तरीके के एनोवा होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, डैश में वर्णनात्मक शोध पद्धति उपयुक्त है, बताइए इसमें कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त मानी जाएगी 55 में? सर पहला, सर पहला, बिल्कुल व्यवहार विज्ञान। नहीं, यहाँ सही दृष्टिकोण में अगर हम आपसे बात करते हैं इस प्रश्न का, तो पहला ऑप्शन सही लिखा हुआ है, व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस आप कह लीजिए इसको। वर्णनात्मक शोध पद्धति तब उपयुक्त होती है जब लक्ष्य किसी जनसंख्या, स्थिति, घटना की विशेषता का सटीक और व्यवस्थित वर्णन करना हो, तब जिसमें क्यों के बजाय क्या और कैसे शब्दों पर ध्यान दिया जाए, तो उस परिस्थिति में होता है। तो किसी भी वेरिएबल को प्रभावित किए बिना किसी घटना या स्थिति या जनसंख्या का पूरा व्यापक विवरण दर्शाता है, तो वो विवरणात्मक शोध पद्धति होती है। ये उपयुक्त होती है व्यवहार विज्ञान में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, देखो मैंने आपको पढ़ाया है इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे सैम्पलिंग दो तरीके का होता है, एक होता है रैंडम सैंपल, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या आप कह लीजिए प्रोबेबिलिटी एक होता है तो एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो ये रैंडम का प्रयोग होता है वो प्रोबेबिलिटी में होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रैंडम का यूज़ बेसिकली अगर हम बात करते हैं वो प्रोबेबिलिटी में होता है। प्रोबेबिलिटी में कहाँ, एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है, एक सर्टिफाइड में होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में होता है, 3 में होता है ये रैंडम का प्रयोग। और रैंडम होता क्या है, मैंने पढ़ाया है टिपिड प्रणाली, स्नोबॉल जो है स्नोबॉल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फिश बॉल ड्रा हो गया, लकी ड्रॉ हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है रैंडम की विधियाँ बताई है आप लोगों को, है ना, रिसर्च में। तो आता है कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी में। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, पहला सही होना चाहिए। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, इसमें एक्सीडेंटल होता है, इसमें क्लस्टर होता है कि नहीं, इसमें जो है कॉन्वेंशियल भी होता है, कई टाइप के होते हैं, मल्टी स्टेज भी प्रोबेबिलिटी भी नॉन प्रोबेबिलिटी माना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसके प्रकार और इसके अंदर कितने पाए जाते हैं सैम्पलिंग, वो अभी आपको ध्यान रखना है। इसका सही विकल्प पहला होगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ये देखिए भाई, अभी ऊपर वाले सवाल में क्या था, इनोवा टेस्ट था, और एक और सवाल आ गया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कौन सा नहीं है। तो देखो मैंने अभी 2 नंबर दूसरा माध्य विचलन, जिसको हमने कहा था ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन डिविएशन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो सवाल ऐसे करना है आप लोगों को। ये तो आसान सवाल आ गया, जिन बच्चों को पता होगा 4 नंबर या जो भी 1-1 नंबर का सवाल अगर है आसानी से गेन कर सकते हो आप लोग। देखिए ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 58 है, ये इंटरव्यू पीएचडी में खूब पूछा जाता है ना। अभी ये सिराज एक स्टूडेंट है आप लोगों का ही भाई, ये एक बार गए थे पीएचडी इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले सवाल पीआरए और आरआरए के बारे में। ऐसे ही जैनों में एक राकेश गए थे, जिनका जीआरएफ है, अपने यहाँ से ही जीआरएफ है, वो भी गए थे, उनसे भी इंटरव्यू में पीआरए और आरआरए के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है डैश विधियों में सामाजिक मानचित्रण शामिल है। मतलब डैश विधियों में सामाजिक मानचित्रण शामिल है, जिसको हम लोग सोशल मैपिंग कहते हैं, सामाजिक मानचित्रण को। ठीक है, और ध्यान इस बात पर है कि लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखते हैं। भौतिक पहलुओं के बजाय लोग, मतलब जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो समाज के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखते हैं, है ना, अवकाश को। ठीक है, और इससे संबंधित है जैसा कि वे मौजूद हैं। तो यहाँ पहला दे रहा है कि अवकाश संबंधी सहभागी ग्रामीण अवलोकन। ठीक है, यहाँ स्पेस रिलेटेड जो है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल हो जाता है। ठीक है, सहभागी, कभी कभी परीक्षा में पीआरए का नाम फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल याद रखिएगा इसको। ठीक है, दूसरा है समय संबंधित सहभागी ग्रामीण आकलन, तीसरा है संबंध सहभागी ग्रामीण आकलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 58 का विकल्प जानते हैं क्या होना चाहिए। 58 वाले का सही विकल्प होना चाहिए पहला। कौन सा विकल्प होना चाहिए बताइए। ऑप्शन आकाश संबंधी करेक्ट जवाब होगा, है ना। अब इस सवाल के बारे में थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। बेसिकली ये है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की वर्णित विधियां हैं। विशेष रूप से सामाजिक जो मानचित्रण है, जिसको सोशल मैपिंग कहते हैं आप, ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि लोग स्थान को किस प्रकार देखते हैं। मतलब स्थान समझ रहे हो, जहाँ आप जैसे कोई कम्युनिटी में गए आप, उस कम्युनिटी में जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ पे प्रॉब्लम है या जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, वो लोग के उस स्थान को देखता है, जहाँ बेसिकली ये देखने का प्रयास किया जाता है कि लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है ना, भौतिक पहलू कैसी है, उसमें सामाजिक संरचनाएं कैसी हैं, सामाजिक अंतःक्रिया कैसी है। तो भौतिक पहलुओं से आगे जाकर किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर सामाजिक संरचना और अंतःक्रियाओं का जब पता लगाया जाता है, तो उसी क्रियाओं को हम लोग सामाजिक मानचित्रण कहते हैं। और इसका प्रयोग पीआरए में होता है। सोशल मैपिंग का यूज़ पीआरए में होता है। दृश्यात्मक रूप से दर्शाती है कि लोग अपने वातावरण को किस प्रकार देखते हैं और उनके साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं, है ना। सामाजिक अवसंरचनाएं, सड़क हो गया, विद्यालय हो गया, पार्क हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जहां समूह के अंतर्गत सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो उस दृष्टिकोण में देखा जाता है कि लोग कैसे भौतिक पहलुओं के बजाय अवकाश को देखते हैं, तो उस क्रिया में अवकाश संबंधी सहभागी ग्रामीण आकलन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। इसका सही विकल्प ना आप लोगों का पहला वाला ही करेक्ट होगा। ये होता क्या है, ये एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है जो समुदाय को गुणात्मक जानकारी इकट्ठा करवाता है। सोशल मैपिंग कम्युनिटी को गुणात्मक जानकारी इकट्ठा करवाता है, और ये गुणात्मक जानकारी उस कम्युनिटी के विकासात्मक प्रक्रियाओं पर बल देती है कि समुदाय में एक समस्या कौन कौन सी है। उन समस्या और क्षमता का विश्लेषण करके उस समुदाय को सशक्त बनाया जाता है, और ये काम पीआरए करता है। पीआरए
है ना। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल करता है ये काम, ये बात ध्यान रखिएगा। ये टूल्स है सोशल मैपिंग एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 59, वैज्ञानिक अनुसंधान में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अनुसंधान में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता है और उसको क्रियान्वित किया जाता है। जी सर। चलिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और फिर कहता है इसका मुख्य कारण है पक्षपात और विकृति से बचाना। वैज्ञानिक अनुसंधान लगाने का मतलब ये होता है पक्षपात नहीं होगा वहाँ पे, विकृति नहीं होगी वहाँ पे, यानी इसका मतलब ये भी सही है। ये भी अब सही है। देखो क्या व्याख्या है या व्याख्या नहीं है। व्याख्या है भाई, जी सर। पक्षपात और विकृति से बचाता है, तो ये वही टेक्निक केवल है वैज्ञानिक अनुसंधान विधि यही बचा सकती है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, है ना। एक शब्द आता है 60 नंबर का, पाथ एनालिसिस, इसको बोला जाता है पथ विश्लेषण। पथ विश्लेषण क्या होता है ये क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है। सही जवाब क्या होना चाहिए? सर बताइए। सर दूसरा सर, केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर प्रत्येक शब्द को समझना। नहीं सर, यहाँ देखो पथ विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। एक सांख्यिकी तकनीकी है सर ये। पाथ एनालिसिस एक प्रकार की सांख्यिकी तकनीकी है जिसका उपयोग अक्सर सामाजिक विज्ञान और समाज कार्य में किया जाता है ना। जो देखे गए वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल के एक सेट के बीच संबंधों की जांच करता है और उसका परीक्षण करता है। अब यहाँ शोधकर्ता यानी आप, जिससे शोधकर्ताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण संबंधों की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हम जब वेरिएबल के बीच संबंध देखेंगे, वेरिएबल के बीच, जैसे बालक बालिका वेरिएबल है, बालक और बालिका के बीच में क्या संबंध है वो देखेंगे, फिर वहाँ पे जांच करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण संबंधों की आइडेंटिफाई मिल रही है और वो आइडेंटिफाई करने में हमको चीज़ें मदद मिल रही है। इस क्रिया में ये शब्द आता है और उसे हम लोग पथ आरेख या पथ विश्लेषण भी कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखिए, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच आकस्मिक संबंधों के अतिरिक्त धारणा के साथ कई प्रतिगमन विश्लेषण की एक श्रृंखला है और इसी श्रृंखला को हम लोग क्या बोलेंगे, पथ विश्लेषण। क्या बोलेंगे? पथ विश्लेषण बोलेंगे। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे एक और सवाल देख लीजिए आज का। सामाजिक अनुसंधान में समंक प्रसंस्करण के निम्नलिखित चरण है ना। क्वेश्चन नंबर 61 का मैं आपको इस सवाल के बारे में बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों से, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि इस सवाल को आयोग ने गलत दिया है अपने परीक्षा में। सामाजिक अनुसंधान में डेटा प्रसंस्करण के आम तौर पे 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण है। पहला है समग्र, है ना, या आप कह लीजिए संग्रह। पहला संग्रह है, दूसरा तैयारी है, तीसरा इनपुट है, चौथा प्रसंस्करण है, पांचवा आउटपुट है, आउटपुट को व्याख्या भी कहते हैं, छठा भंडारण स्टोर। ठीक है, ये ध्यान सुनिए। पहला कलेक्शन हो गया, दूसरा प्रिपरेशंस हो गया, तीसरा इनपुट हो गया, चौथा प्रोसेसिंग हो गया, पांचवा आउटपुट हो गया, या इसे आप इंटरप्रिटेशंस भी कह सकते हैं, और आखिरी वाला जो है स्टोरेज हो गया। ये 6 प्रकार के होते हैं डेटा कलेक्शन का। अब परीक्षा में यहाँ आपके सामने ये 6 का प्रयोग नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में कूट, संकेतक, संगणना, जांच, संपादन अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इस प्रश्न के सभी बच्चों का कॉमन नंबर दिया गया था।
प्रश्न के जो होना चाहिए था ये होना चाहिए सर, कलेक्शन, तैयारी, इनपुट, प्रसंस्करण, आउटपुट, भंडारण, ये शब्द होने चाहिए थे, जो कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग आएंगे 5:45 पर और फिर आगे बात करेंगे ऐसे सवालों के बारे में और, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए। 7 बजे अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं इसी लिंक पर बने रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप वर्क के बारे में, ठीक है, जहां अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, तो इस पर आप बने रहिए। अभी हम 7 बजे से आप लोगों के ग्रुप वर्क की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही केवल।